नमस्कार दोस्तों। कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। हम हर बार एक नए मेहमान के साथ मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उन्होंने क्या नया किया है या क्या मोटिवेशनल है उसके बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं। ये मेहमान जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं पेशे से, लेकिन इनकी जो खासियत है वो मैं गिनाने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन पूरा जाएगा। तो इसलिए पहले मैं आपका परिचय इनसे कराता हूं और इन्हीं से जानता हूं कि आखिरकार इनकी खासियत क्या है और कैसे इन्होंने ये मुकाम पाया। सबसे पहले हम शंकर अदनानी जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, कृषि भूमि में स्वागत है। नमस्कार सर जी। सर बहुत आपका नाम सुना, मैं काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा था और मैं ट्राई कर रहा था कि किसी तरह से आपसे बात हो, लेकिन आखिरकार आपसे बात हो ही गई। सर जी शुक्रिया। सवाल शुरू करते हैं। जी सवाल जो मेरे दिमाग में आया है कि आपने 2006 में चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास किया। ये एग्जाम जो है बिल्कुल। माना जाता है देश के जो सबसे कठिन एग्जाम्स हैं उनमें ही ये एक एग्जाम है। सर मैं जानना चाहूंगा कि आपके पीछे जो ये सीए आप बने और इसके अलावा और भी बहुत सारे कई एग्जाम आपने इस तरह के पास किए, मोटिवेशन क्या रहा आपका? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करता हूँ कि आपने आज हमें ये इंटरव्यू बोलिए या वट एवर इट इज कवर कर रहे हैं आप। देन आपने पूछा कि मोटिवेशन क्या है। हर एक आदमी के चाह होती है कि कुछ ना कुछ प्रोफेशनल बने, कुछ एजुकेटेड पोस्ट बने। मैं बेसिकली एजुकेशन में मेरा सबसे पहले, मैं सिंधी हूँ, तो हमारे अहमदनगर में सिंधी स्कूल है, पहले था। सिंधी स्कूल से मैंने फर्स्ट से सेवन्थ किया। फिर 8 to 10 मैंने मराठी मीडियम में किया। 11 12 मैंने साइंस में एडमिशन लिया था, साइंस में करना था। 12th में मुझे थोड़े मार्क, थोड़े एवरेज जिसको बोलते हैं, परसेंटेज थोड़े कम मिले। इसकी वजह से मेरे को फ्री सीट मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, जो मेरा एक्चुअली इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं मैं, लेकिन नहीं हो सका। डॉक्टर नहीं होते हुए फिर मैंने क्या सोचा कि अपने अच्छा कोई कोर्स कौन सा है जिससे आपको रेपुटेशन मिले, जिससे काम भी मिले और अच्छा स्टेटस हो। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ये कर रहे थे। एक मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था जो मेरे साथी था स्कूल में, वो उसने 11 12 में कॉमर्स लिया और वो सीए कर रहा था फाउंडेशन। तो उसकी प्रेरणा लेके मैंने चार्टर्ड अकाउंट का कोर्स शुरू किया। और तब मैं पूरे हार्डवर्क, कॉमर्स साइंस से होने के बाद भी पूरा हार्डवर्क करके मैंने सीए एग्जाम कंप्लीट किया। इससे बेसिकली इन्फॉर्म क्या है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, टैक्सेशन प्लानिंग और एडवाइजर फॉर प्लानिंग इन बिजनेस, इन मैनेजमेंट और इन इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा उसका रोल होता है। और हम बेसिकली व्यापारी कम्युनिटी के से ही है, तो लगा कि सीए करना मेरे लिए सुटेबल है और वो सक्सेस भी हुआ। आज पिछले 20 सालों से मैं सीए का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सक्सेसफुल है। और ये जो कहा जाता है अच्छा कोर्स है, एक रेप्यूटेड कोर्स है, हार्ड कोर्स है। कोई भी कोर्स इजी नहीं होता। आप बोलते हार्ड कोर्स है, हार्ड कोर्स नहीं, हर एक कोर्स इजी होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो वो मेहनत आपकी सक्सेसफुल होती है, और उसको हार्ड नहीं बोल सकते। हार्ड कोर्स इससे भी अच्छे हार्ड कोर्सेस है, यूपीएससी बोला जाता है। मैंने 2004 में मैं सेट एग्जाम पास हूँ। सेट मुझे स्टेट एंट्रेंस नेट जो बोला जाता है, वो महाराष्ट्र में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स पास हुए थे, उसमें से एक में पास हुआ था, सेट और नेट। 2004 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, मैं लेक्चरर था। 4 to 5, 5 to 6, 2 साल मैंने लेक्चर की नौकरी किया। लेकिन सीए पास होने के बाद मैंने वो लेक्चर का जॉब छोड़ा और तब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओके सर। और अच्छा सबसे सर, प्रेरणा प्रेरणा जैसा मेरी मेरी मम्मी और, जी, मैं मेरे मम्मी और इस पे पापा का आपको बीच आशीर्वाद, यही मेरी प्रेरणा है। में मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता। आपने तो ये सीए का तो बताया और काफी अच्छा आपने बताया कि किस तरह, लेकिन सर एक बात बताइए, जैसे अभी हमने पिछले दिनों एक फिल्म देखी थी, 12th फेल। उसका जो हीरो है वो आईपीएस बन जाता है। क्या कुछ इसी तरह से आपकी भी कहानी है फिल्मी? मैंने फिल्म नहीं देखा, सॉरी, मेरे को फिल्म देखने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। ओके। उसका अगर बताएंगे तो मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन फिल्म मैं देखता ही नहीं क्योंकि समय नहीं मिलता इतना। सर तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या होता है, हीरो जो होता है 12th फेल होता है, लेकिन उसके बाद उसको मोटिवेशन मिलता है और वो आईपीएस बन जाता है। तो क्या इसी तरह की जी, आपकी भी कहानी है कि आप भी जैसे आपने बताया कि डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर नहीं बने, और भी चीजें थी और नहीं फिर आप इस तरह से बने? मैं फेल नहीं हुआ 12th में। मैंने साइंस लिया था और मेरे को परसेंटेज जितना चाहिए था, 90% वगैरह जो चाहिए होता था फ्री सीट के लिए, पेइंग सीट मिल रहा था। पेइंग सीट मतलब कितना, तब डोनेशन 10 लाख 12 लाख डोनेशन देके आप एडमिशन मेडिकल में ले सकते थे, लेकिन इतना पैसा नहीं था तब के हमारे पास। तो उसकी वजह से मैंने कॉमर्स चेंज किया। शायद बोल सकते हैं, अगर आपने वो स्टोरी अगर वैसी है
तो डेफिनेटली, लेकिन फेल नहीं, परसेंटेज मेरे को सर सिर्फ कम मिले थे, ये भी लेकिन एक सच बात है। बता रहा हूँ, आपकी जिस तरह से आपने स्टोरी बताई है तो एक फिल्म तो बनती है। कोई ना कोई देखिएगा, डायरेक्टर आपकी भी फिल्म बनाएगा आपके ऊपर। नहीं, ऐसे नहीं लेकिन है, इतने महान नहीं है हम। सर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था आपके बारे में, तो पढ़ा उसमें ये भी था कि आप काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, कई सारे धर्मों को आप फॉलो करते हैं, आप समाज सेवा में हैं। तो सर क्या मतलब क्या हर धर्म को आप उतना ही आदर देते हुए सभी धर्मों के लिए आप काम कर रहे हैं? और जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, कैसे लोगों के लिए कर रहे हैं, क्या खास है समाज सेवा में भी आपके? सर मेरी मम्मी, मतलब ऐसे समझिए कि हम बहुत ही एकदम पुअर परिवार से, परिवार बोल सकते हैं, इससे गरीबी से हम मैं ऊपर आया हूँ। और भगवान की कृपा है, जिस माँ काली माता को बोलिए, महादेव जी को बोलिए, गणपति को बोलिए, भगवान को हम मानते हैं। और धार्मिक बोले तो हर हर दिन हमारे मेरे खुद के घर में आज हमारी बंगला है भगवान की कृपा से, उसमें मैंने सेपरेट मंदिर बनाया हुआ है। और जितना हो सकता है अपन समाज का काम ही करते हैं। तो लेकिन व्हाट हैपन्स कि जब 2006 में सीए हुआ, तब से मेरे दिमाग में था कि सीए तो कर रहे हैं अपन, लेकिन सीए के साथ क्या कर सकते हैं समाज के लिए। तो ऑडिट का जो काम होता है, ऑडिट का काम सीए करता है, कंपलसरी सीए के पास ही उसका काम ऑडिट है पूरे भारत में। तो ऑडिट जो बहुत सारे लोग, हम मंदिर होते हैं, जो मस्जिद होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को, मतलब जो मेरे पास क्लाइंट बन के मेरे पास इंक्वायरी के आते थे। तो मैंने सोचा कि अगर हम प्रैक्टिस सब लोगों से, आप जैसे आपका रिटर्न भरना है, उससे कुछ ना कुछ पैसे लेंगे, तो क्यों ना कुछ समाज सेवा की जाए। कैसे कर सकते, तो इतना पैसा तो नहीं था मेरे पास इतना। लेकिन तब मैंने शुरू किया कि जो जो भी मेरे पास मंदिर आएगा, वॉट एवर इट इज, मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई भी धर्म का कोई भी अगर चर्च आता है, तो उसकी अपन सेवा कैसे कर सकते हैं। तो डोनेशन तो उसको दे नहीं सकते, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप जो भी अपना काम है आप मुझे दीजिए, मैं आपके काम का पूरा कोई मुबादला नहीं देके फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा काम करूंगा। क्या बात! तो आप मेरे दीजिए देखिए, मैं साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा, हमारे अहमदनगर में मंदिर है साईं बाबा का, जो भारत में सबसे बड़े सेकंड लास्ट मंदिर है, शिरडी साई संस्थान करके साईं बाबा जी का मंदिर है। भगवान की कृपा से देखिए, मैं 2006 में पास हुआ, 7 में मैंने साईं बाबा मंदिर को एप्लीकेशन किया कि उस मंदिर का काम मुझे मिले। और 7 से मतलब 8 से लेके आज तक 24 तक मैं शिरडी साई संस्थान, जो इतना बड़ा मंदिर है, साई संस्थान दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो रोज का 2 लाख से 3 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं, और उसका रोज का इनकम 3 से 5 करोड़ रुपए इनकम है डोनेशन का। उस क्या मंदिर बात! का मैं फिक्स से लेके 2024 तक उसका, मैं और मेरी फर्म साई एंड कंपनी, उसका हम टैक्स का काम करते हैं, टैक्स एसोसिएट, मतलब वो इनकम टैक्स एडवाइजर और जीएसटी एडवाइजर का काम करते हैं। और साईं बाबा जी की प्रेरणा है, साईं बाबा का नाम है, हमारे गुरु महाराज का भी नाम है कि सबका मालिक एक, और श्रद्धा और सबूरी। उन्होंने बोला कि सबका मालिक एक, मतलब उन्होंने कहा कि इंसान इंसान है, इंसान के वो कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, सिर्फ इंसान है, सबका ब्लड एक ही है, सबका ब्लड रेड है, सबकी प्रवृत्ति एक ही है, विचार अलग होते हैं। तो वो सोच के ही तब से लेके 6 से लेके आज तक जितने भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मंदिर मस्जिद जो भी आते हैं, जो धर्म के संस्थान आते हैं, सभी धार्मिक संस्थानों का, अभी मेरे पास बोलना चाहता हूँ मैं किसी का नहीं बोला, आज मैं 365 हूँ, मैंने तब से करा 2022 से आज 3 साल कंप्लीट हो गए। पहले कम थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते आज मेरे पास 365 साल में 365 डेज होते हैं। मैं 365 संस्थाओं, जो मंदिर वगैरह है पूरे महाराष्ट्र के, उनका काम मैं फ्री में करता हूँ। मतलब रोज एक मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, उनका काम मैं फ्री में कर रहा हूँ। बहुत एक दिन बढ़िया। में एक मंदिर का काम एवरेज करके पूरे, वो भगवान की, जो मेरे भगवान ने मुझे दिमाग दिया, भगवान ने मुझे ब्रेन दिया है कि मुझे सीए बनाया, तो उसका जितना यूटिलाइज होता है कि भगवान का मैं सेवा करता हूँ। नहीं सर, और वो बिल्कुल। प्रेरणा साईं बाबा जी, अपने टेवर महाराज जी की सेवा प्रेरणा है। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर बात की जाए तो मतलब कि आपका ये जो बात है मुझे बड़ी अच्छी इसलिए भी लगी कि आपने अपने प्रोफेशन को समाज सेवा में लगा दिया, और सभी जो धर्म है या अगर बात की जाए तो उस पे आपने अपने प्रोफेशन को लगाया। सर आपको एक मैं आपसे एक बड़ा क्वेश्चन करूंगा, जो लोग बोलते हैं आपको एनजीओ एक्सपर्ट मानते हैं लोग। सर एनजीओ एक्सपर्ट आपको बोलते हैं, क्या मतलब क्या खास वजह है कि आपको एनजीओ एक्सपर्ट बोला जाता है? सर जैसे मैंने अभी बताया कि जितने भी बहुत सारे सामाजिक संस्था है, जिसको एनजीओ बोला जाता है, ट्रस्ट बोला जाता है, एनजीओ में भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और सेक्शन 8 कंपनी, जो भी सामाजिक संस्था होती है, उसमें मंदिर भी आता है, उसमें हॉस्पिटल आता है, स्कूल आता है, चर्च आती है, धार्मिक संस्थाएं आती है, चैरिटेबल संस्था आती है। जैसे मैंने ये मंदिरों का काम फ्री में करता हूँ, तो वैसे अदर भी सोसाइटीज है, वो भी मेरे पास आने लगी, और उनका काम मैं उनको एडवाइस करने लगा फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप कैसे आपका अकाउंटिंग कीजिए, कैसा रिकॉर्ड बनाइए, कैसे रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो उसके वजह से लोगों ने मुझे एनजीओ एक्सपर्ट करके पदवी दी है। मैं उतना तो नहीं है, बहुत सारे लोग इससे भी नॉलेजेबल हो सकते हैं,
लेकिन वो बोलते कि अच्छा है आपका काम, अच्छा है आपका क्वालिटी अच्छा है। आज मैं बताना चाहूँगा, आज मैं 1200 मतलब 1251, ये मेरे पास नंबर है, इतने संस्थाओं का मैं टैक्स एडवाइजर या टैक्स कंसल्ट करके मैं काम करता हूँ। उसमें 65 गौशाला थे, जो तो गौशाला फिर जिसको हम इतने गाय का इतने सारी संस्थाओं का आप करते हैं, कैसे कर लेते हैं? मतलब बहुत बड़ा ये वो है, नंबर है। मतलब काफी मशक्कत और मुश्किल भरा काम है, नहीं मानते सर, हैं? वो अगर सेवा की भावना हो आप, तो आपका डेफिनेट काम हो जाता है। मेरा स्टाफ भी है, मेरी पार्टनरशिप फर्म है, मेरे पार्टनर लोग हैं, वो सब मिलके हम काम करते हैं। ये तो हम फ्री काम करते हैं, कम में काम करते हैं, दूसरे भी काम है हमारे पास। जी। लेकिन वो अगर सेवा की इच्छा है आपकी कि काम करना है, डेफिनेट हो जाता है। यही मेरा बोलना है। और समाज सेवा मन में है आपके, समाज सेवा हो जाती है। अच्छा सर, ये तो एनजीओ की बात हो गई है, और एक और भी चीज आपके बारे में पता चली है कि आप जो है सीएसआर फंड जो होता है, कॉरपोरेट जो फंड होता है, उसको भी लेकर के भी आप काफी चर्चित है। तो थोड़ा सा बताइए, ये फंड, सीएसआर फंड होता क्या है, और कैसे प्रोजेक्ट में इसको करते हैं, और किस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं? सर, भारत सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जिसे बोला जाता है, उसके तहत एक कंसेप्ट ऑलरेडी चालू था, लेकिन उसको अभी बढ़ावा दिया गया है कि हर एक कंपनी को, जो भी भारत सरकार की कंपनीज हैं, यहाँ जो भारत सरकार मतलब इंडियन ऑयल बोलिए, जीएसएल बोलिए, बेल बोलिए, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कंपनीज है, इंडियन रेलवे बोलिए, या प्राइवेट कंपनीज है, रिलायंस, टाटा, बजाज, ये जो भी प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, इन से भी जो भी कंपनीज थे, उन सबको गवर्नमेंट ने एक रूल किया कि आप पैसे लोगों से ही कमा रहे हो, तो लोगों को आप कुछ तो भी चैरिटी दो, लोगों को कुछ तो भी प्रोत्साहन दो, लोगों को कुछ तो भी सपोर्ट करो। तो तब ने उन्हें सीएसआर फंड, कॉर्पोरेट, वर्ड मीन्स कंपनी, सोशल, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपकी दायित्व, आपका समाज में जो दायित्व है, उस दायित्व को आप पूरा करने के लिए आप अपने प्रॉफिट का, जो अगर आप एक कंपनी को बोला गया कि अगर आप कंपनी का 100 रुपये अगर आप साल में कमाते हो, तो कम से कम 2 रुपए आप तो समाज को दो, प्रॉफिट का शेयर। तो जैसे बड़े बड़े इतने कंपनीज है आज देश में, 3 3 करोड़ के ज्यादा कंपनीज है। हर एक कंपनी को बोला कि आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो, लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाओ, आपकी मर्जी, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो भारत के लोगों से ही कमा रहे हो, समाज सेवा भी आप करो। तो 2% ऑफ प्रॉफिट हर एक कंपनी को कंपलसरी किया गया है कि 2% प्रॉफिट आप समाज के लिए यूटिलाइज कीजिए, समाज सेवा में यूटिलाइज कीजिए। और समाज सेवा करने वाले वो खुद तो कंपनीज के लोग नहीं कर सकते, तो जो अपने ट्रस्ट होती है, जिसको चैरिटेबल ट्रस्ट बोलते हो, मंदिर बोलते हो, हर एक अलग अलग संस्था है जो सब बच्चों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, समाज सेवा का सपोर्ट का काम करती है। तो वो उनको बोला गया कि आप खुद नहीं कर सकते, तो अब इन लोगों का मदद लेके आप इनको फंड दीजिए आपके, और ये फंड्स आपको यूटिलाइज करेंगे और आप देखेंगे। तो हर एक एनजीओ को, जिसको एनजीओ बोलते हो, ट्रस्ट को, अगर वो ट्रस्ट एनजीओ ये कंपनीज को, गवर्नमेंट को अपना प्रोफाइल सबमिट करके, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करके अगर सबमिट करती है और उनसे डोनेशन मांगती है, मे भी डोनेशन वाट होगा, और मे भी सीएसआर फंड बोले सकते हैं कि हम ये बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम शिक्षा में काम कर रहे हैं, हम वुमन अवेयरनेस में काम कर रहे हैं, हम एड्स अवेयरनेस में काम कर रहे हैं, विश्व कोरोना पीरियड था, कोरोना में काम कर रहे हैं, फ्री फूड दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, एनवायरमेंट का कर रहे हो, पेड़ पौधा लगा रहे हो, ऑक्सीजन कंट्रोल का काम कर रहे हो, जो दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल है वो काम कर रहे हो, जो भी समाज सेवा की एक ट्रस्ट काम करती है, उसको एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, और रिपोर्ट वो कंपनी को सादर करना, सबमिट करना पड़ता है। अगर कंपनी सेटिस्फाई होती है कि सच में ये अब ट्रस्ट काम कर रही है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट होता है, समझो उसको 5 लाख चाहिए, तो 5 लाख के 5 लाख या 1 लाख 2 लाख, जो भी कंपनी का पॉलिसी होती है, जैसे वो कंपनी उनको फंड्स प्रोवाइड करती है समाज सेवा के काम करने के लिए। इसको सीएसआर फंड बोला जाता है। और मेरा इतना नॉलेज है, ऑलरेडी मैं संस्था से जुड़ा हूँ, तो उनको ही अपन जो क्या क्या करना चाहिए, सबमिट कैसे फाइल करना चाहिए, डॉक्यूमेंट कैसे प्रोसेस करना चाहिए, ये पूरा गाइडेंस हम करते हैं। और इसके वजह से ही सीएसआर फंड बहुत सारे संस्थाओं को मिल रहे हैं हमारी तरफ से। ओके सर। सर, आपसे एक और सवाल था कि आप एक ऐसे ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं जिसका काफी धार्मिक नाम है, अगर लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म है। उसका नाम है सीता, सीता ट्रस्ट करके है इसका धार्मिक। जी क्या सर, सीता मीन्स व्हाट, मतलब अगर इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा सा बताइए। और ये ट्रस्ट करता क्या है, कैसे लोगों के लिए काम करता है, और आप इससे किस तरह से जुड़े? सर, जैसे मैं एनजीओ का काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उनका बोलना था कि उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, उनको प्रॉपर समय नहीं मिला, उनको प्रॉपर काम करने की दिशा नहीं मिल रही। तो हमने और मेरे कुछ जो एसोसिएट है, उन्हें बोल के हमने एक ग्रुप बनाया, जिसको एसोसिएशन बोल सकते हैं, और हमारे साईं बाबा का नाम है, तो हमने वो साईं बाबा को भक्त है, तो साई इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन करके हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है।
साई इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म सीता होता है, SITA, वो हमने सीता ट्रस्ट नाम दिया है शॉर्ट फॉर्म में। वो हमने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी ट्रस्ट है, जो भी ट्रस्ट है, NGO है, उसका हम संगठन बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और उनका मेन उद्देश्य क्या है कि उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, उनकी अकाउंटिंग कैसे करना है, उनका ऑडिट प्रॉपर कैसे होना चाहिए, और उनको गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो आती है अभी CSR फंड के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए, या जो जो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है, वो पॉलिसीज में उनको बैठा के उनको बेनिफिट कैसे लिया जाए और समाज सेवा में कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य है। और हमने वो ऑर्गेनाइजेशन चालू किया है सीता ट्रस्ट। और हम आपके माध्यम से हर एक ट्रस्ट को जो अगर देख सकते हैं, हम अपील करता हूँ कि वो हमसे जुड़े। डेफिनेटली उनको भी गाइडेंस होगा, और जितना हो सके गवर्नमेंट के पॉलिसी में हमको फॉलो करके उनको अगर हेल्प हो सकता है तो डेफिनेटली उनको भी सपोर्ट होगा। सर ये तो बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे ट्रस्ट जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको गाइड नहीं होता है, उनको उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह से वो डोनेशन ले, किस तरह से CSR फंड ले, किस तरह से। तो ये जो आप काम कर रहे हैं वाकई बहुत ही बेहतरीन काम है, और मुझे लगता है इसका काफी प्रॉफिट होगा लोगों को, और लोगों को पता चलेगा। सर आपको, आपने जैसे बातचीत में ही पता चला था कि आपने अभी तक तकरीबन 1680 यानी 1680 अवार्ड आप जीत चुके। सर ये बहुत बड़ी संख्या है। मतलब आपको मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने अवार्ड मिले आपको, कुछ खास वजह रही है या किस किस वजह? क्योंकि ये 2 4 5 तो मैंने बहुतों को देखा है, लेकिन 1680 अवार्ड पाना, वो भी आप इस एज में, और आपने इतना बेहतरीन काम किया, क्या खास वजह रही है? सर आप अगर समाज सेवा करते हो जी। तो डेफिनेटली समाज भी आपका सोच बारे में सोचता है। और जो आप निस्वार्थी सेवा करते हो तो ऊपर वाला भगवान है, वो कहीं ना कहीं फल देता है। देखोगे जो भी अवार्ड फंक्शन होते हैं, वो जो ट्रस्ट समाज सेवा जो करती है, उनके थ्रू ही समाज को बेनिफिट होने के लिए वो बहुत लोगों को जो समाज सेवा करते हैं उनको वो अवार्ड के रूप में उनका प्रोत्साहन काम करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कीजिए, इसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। तो मेरे इतने संस्थाओं से मेरा नाम जुड़ा हुआ है। हर एक संस्था कोई ना कोई प्रोग्राम करती है। जब प्रोग्राम करते हैं तो डेफिनेटली वो मुझे बुलाते हैं कि हम आपको अवार्ड, ये अवार्ड दे रहे हैं, वो अवार्ड दे रहे हैं। ऐसे करते करते आज मेरा कितने सालों से 1600 1700 अवार्ड हो चुके हैं। सिर्फ अवार्ड ही नहीं है, मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी अभी बहुत सारे मिल रहे हैं। मेरे पास अभी 27 लाइफ टाइम अचीवमेंट, जैसे मुझे लग रहा है कि वे एजेड हो गए, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। 27 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, बहुत बड़े बड़े अवार्ड है। एक मेरे को सबसे बड़ा अवार्ड मिला है, जैसे बोले जाएगा कि यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट ऑफिस अमेरिका, उनके ऑफिस का मेडल ऑफ एक्सेलेंस करके, अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस से मेडल ऑफ एक्सेलेंस एक अवार्ड मुझे मिल चुका है। वो अवार्ड क्यों मिला है कि हम हर धर्म के, हर जाति के लोगों का, स्पेशल ऑल इंडिया वर्ल्ड के जो चर्चेज है, मस्जिद है, उनका अपन ऑडिट कर रहे हैं। और उनमें किसी लोग ने मेरा प्रेफरेंस देखिए एप्लीकेशन किया था, तो मुझे अवार्ड मिला है। ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड हैं। काम करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं, उनको भी दिखता है कि कुछ काम कर रहे हैं, मिलता रहता है। सिर्फ अवार्ड ही नहीं, हॉनरेड डॉक्टर जिसको बोले जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हॉनरेड डॉक्टर देते हैं कि आपको डॉक्टरेट वर्ड दिया है। ऑलरेडी मेरा PhD है, लेकिन हॉनरेड डॉक्टर आज मेरे पास 76 हॉनरेड डॉक्टरेट है। जो सिर्फ अवार्ड एक डॉक्टर किसको मिलता नहीं, मेरे पास 76 हॉनरेड डॉक्टरेट है, सर और मुझे रिकॉर्ड लग से रहा बहुत सारे। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नजदीक है पद्मश्री या पद्म विभूषण जैसे अवार्ड के, कि एक दिन मैं आपको देखूंगा कि राष्ट्रपति जी आपको पदक दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। सर वो तो भगवान की इच्छा, जो लिखा होगा लाइफ में मिलेगा, अगर भारत सरकार को सुटेबल लगा। क्योंकि सच में बोलता हूँ, मुझे पता नहीं पहले, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट सच में जो क्वालिफाई लोग हैं, आप देखोगे इस साल भी, पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया जाता है जिसका सच में बेस लेवल से कुछ काम है। इतने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, वो सच में अच्छी बात है। मोदी सरकार सच में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो हम अभिलाषा नहीं करते। कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में, आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। अगर वो फल की इच्छा रखेंगे तो काम कभी नहीं होता। अगर वो हमारे लाइफ में होगा, नसीब में लिखा होगा तो मिलेगा, नहीं मिला तो भी हमारा कुछ ये नहीं है कि मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बोलेंगे, तो एक बात बताना चाहता हूं मैं, लास्ट 2022 में सब पद्मश्री से भी ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जिसको बोला जाता है नोबेल प्राइज। जी। मैं मेरे इशारा नहीं कर रहा, लेकिन नोबेल प्राइज के लिए 2022 में जिस वो एप्लीकेशन का नॉमिनेट होने के लिए भी उसका एप्लीकेशन जाता है, आप कैपेबल हो क्या वो एप्लीकेशन करने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो नोबेल जिसको बोला जाता है। सर भारत के आज तक 6 या 7 लोगों को। कौन से क्षेत्र में हुआ था ये? सर ये शांति पुरस्कार ही बोल सकते,
उसके लिए मैं नोबेल पीस अवार्ड करके, हम्म। उसके लिए मेरा 2022 में पूरे भारत में सिर्फ 11 लोगों का एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ था, कि मतलब 11 लोग पूरे भारत में एप्लीकेशन कर सकते। लाखों लोगों का एप्लीकेशन गया होगा, 100 लोगों कितना एप्लीकेशन गया होगा, लेकिन उसमें से वेरीफाइड, जिसको क्वालिफाई बोलते, यू आर क्वालिफाई फॉर एप्लीकेशन, दिस द बिगेस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड। तो वो अवार्ड के क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ ऑल इंडिया में 11 लोगों का तो एप्लीकेशन गया था, वेरीफाई मतलब सक्सेस हुआ था, उसमें से मैं एक था। तो मतलब क्या, मेरा एप्लीकेशन नोबेल तक गया हुआ है। बहुत बढ़िया, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। मुझे लगता है कि ये बात तो सच में आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए लोगों के, कि आप उस लेवल तक चले गए थे। क्योंकि अभी रविन्द्रनाथ टैगोर को ही शांति पुरस्कार मिला था अपने देश में, लेकिन आपको अगर शांति बराबर। पुरस्कार के लिए अगर वहां पर एप्लीकेशन भी अगर वहां पर मानी गई, वेरीफाई की गई है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर मैं ये जानना चाहूंगा, आप देखिए प्रोफेशनल इतना ज्यादा बिजी है, ठीक है, आप सोशल इतना जी ज्यादा बिजी हैं, आप इतना सारा अवार्ड, इतना सारा समाज सेवा, लोगों को कंसल्ट करना, प्रोफेशन भी देख रहे हैं, तो पर्सनल आप टाइम दे पाते हैं अपनी फैमिली को? आपकी फैमिली को आपसे शिकायत नहीं रहती कि भाई हमको तो कुछ टाइम ही नहीं मिलता है? सर, दो ही पार्ट है। अगर आपको समाज सेवा करना है तो फैमिली आप नहीं कर सकते, और फैमिली करना है, जैसे आपने देखा मोदी जी ने देश के लिए अपना पूरा संसार त्याग दिया हुआ है। यस सर। वैसे ही अगर आप समाज सेवा करोगे तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉब्लम आता है कि आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। लेकिन तब भी मेरी वाइफ, जो बहुत अच्छी है नेचर से और एडजस्टेबल है, संसारिक समझती है सब बातें, वो हर एक चीज में मेरे को, हर एक सुख दुख में मेरे को सपोर्ट करती है और साथ देती है। हाँ, बच्चों का लगता है कि वो टाइम नहीं दे रहे, घूमने नहीं जा रहे, फिरने नहीं जा रहे, हमको लेके नहीं जाते, लेकिन वो समझ चुके हैं अभी कि हम इनको फोर्स नहीं कर सकते। उनका भी ऑलरेडी कुछ चालू है, कुछ प्रोग्राम है। इतना है कि जहां जहां अवार्ड फंक्शन होते हैं, जहां जहां प्रोग्राम होते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनको बोलता हूँ चलो साथ में। अगर बीच में एक प्रोग्राम दिल्ली में था, पिछले अभी 15 तारीख को ही, लास्ट 15 को एक प्रोग्राम दिल्ली में प्रोग्राम था, वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट था, तो वहाँ भी बुलाया था, तो मैं उनको बोला चलो दिल्ली में जाते हैं, तो साथ में चले थे। तो उनको बोला आपका घूमते रहो, मैं अवार्ड फंक्शन में काम करता हूँ। तो इस ऐसी तरह कर सकते हैं, लेकिन फुल टाइम फैमिली को आप नहीं दे सकते, ये सच बात है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी कहानी यही है कि जो व्यक्ति इतना सब कर रहा है, तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं 24 घंटे में कहीं ना कहीं वो करना पड़ता है। सर अभी आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि अभी आप अपनी लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं कि आप पीछे देखते हो तो आपका बहुत बड़ा एक अगर बात की जाए तो काफी बड़ा एक कैलेंडर है, आपकी बहुत बड़ा जो आपने पाया है, बहुत कुछ पाया है, और अवार्ड मिले हैं, इतना सारा वो किया है, बहुत सारे लोगों का आपको आशीष है, आशीर्वाद है। फ्यूचर में आप क्या देखते हैं अपने आप को, और फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि ये चीज या यहाँ पहुंच जाऊं या ये कर लूं तो काफी आप अपने को सेटिस्फाइड मानेंगे? फ्यूचर में आप क्या देखते हैं? सर, मैंने आपको पहले बताया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। वैसे ही मेरा बेस सबसे वेल फिक्स है कि आप कर्म करते रहो, तो मेरा कर्म करते रहना है। लेकिन अभी हमने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, सीता ट्रस्ट, जैसे आपने बताया, साई इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन, मेरा पर्सनल इच्छा है कि यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में बड़ी हो, जैसे हर एक संस्था हमसे जुड़े और उनसे हमारा कांटेक्ट बढ़े और समाज सेवा करने का और मौका मिले। ये बेसिक इच्छा है, बाकी किसी बड़ी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है। जो है वो अच्छा चल रहा है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। बहुत प्रॉब्लम भी आए लाइफ में, बड़े बड़े प्रॉब्लम आए। अगर आप कुछ बड़ा करते हो, जैसे आपको पता है कि अगर इसको जो क्या, अगर वृक्ष लगता है, उसमें फल आते हैं, तो उसको पत्थर मारने वाले लोग भी होते हैं। तो इसी तरह हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ चुके हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम, बड़े बड़े प्रॉब्लम आ चुके हैं। बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ लाइक पुलिस केस तक प्रॉब्लम हो चुके हैं। लेकिन भगवान की आशीर्वाद है, बहुत लोगों का आशीर्वाद है, तो लाइफ आगे बढ़ते रहता है। अगर आप आशा करोगे कुछ काम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता, निराशा हाथ आती है। इससे अच्छा आप आशा कुछ मत करो, आप अपना काम करते रहो, डेफिनेटली भगवान आपको साथ देगा। जो उसने लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी है। आप बैठ के नहीं काम सकते कि मुझे ये मिलेगा। ऐसे अपेक्षा कुछ नहीं कि मुझे ये पद मिले या कुछ ये पोस्ट मिले या कुछ मिले। आपने कुछ बोला अवार्ड, जो लिखा होगा वो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। पैसा जितना है भगवान ने दिया है वो अच्छा है, सेटिस्फाइड है, खाने के लिए 2 टाइम मिलता है, रहने के लिए घर है, सब खुद का है, भगवान की कृपा से कोई कर्जा नहीं है। सबसे बड़ा समाधान ये है कि हमारे ऊपर 1 रुपए का कर्जा नहीं है, सब खुद का है, मतलब किसको देना नहीं है, कोई मांगने के लिए नहीं आता। बस इससे अच्छा आप अपेक्षा क्या कर सकते हैं भगवान ने? यही तो स्वर्ग है। आपकी अच्छी वाइफ है, आपकी अच्छी फैमिली है, आपकी माँ का आशीर्वाद है, माँ का सपोर्ट मिल रहा है, उनका आशीर्वाद है,
सब साथ में हैं, परिवार साथ में, हमारा जॉइंट फैमिली, हमारा चाचा हमारे सब साथ में रहते हैं। इतना अच्छा मिलने के बाद कुछ भी अपेक्षा नहीं है, बस सब भगवान की कृपा से अच्छा चलता रहिए, हमेशा अपेक्षा रहती है। बाकी कोई स्पेसिफिक ऐसे बड़ी अपेक्षा नहीं है। हाँ, बच्चे हैं आजकल, हर एक माँ बाप को लगता है कि बच्चे अपने करियर में सेटल हो, वो होगा भगवान की कृपा से बस। फिर एक इतना सारी बात करके एक और आया सवाल दिमाग में कि आप इतना सारा सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या कोई एक विशेष वर्ग के लिए, जैसे होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ बुजुर्गों के लिए करते हैं, कुछ बच्चों के लिए करते हैं, कुछ हेल्थ में करते हैं, क्या आप सब पे कर रहे हैं या फिर कोई पर्टिकुलर ऐसा मतलब कि एक ऐसा वर्ग है या ऐसी क्लास है जिसके लिए आप कर रहे हैं काम? सर, भारत में गाय को मतलब भारत में गाय को माता माना गया है, जिसको गाय माता बोलते हैं, काऊ। तो मेरा और हमारे कुछ साथियों ने 5 साल पहले एक गौशाला शुरू किया है, जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। अहमदनगर में सतनाम साक्षी गौशाला करके गाय की गौशाला हमारी खुद की है। हम खुद हर महीने में कुछ कंट्रीब्यूशन करके गौ सेवा करते हैं। हमारे यहाँ पे आज 70-70 काउज है, उनकी हम पूरा सेवा कर रहे हैं, ये गौशाला। और आज नगर में महाराष्ट्र के नियर वो 60 to 65 गौशालाज है, जिसका मैं एडवाइस करता हूँ लोगों को गौशाला बढ़ाने के लिए। और मैं सबसे ज़्यादा गाय माता की सेवा में महत्व देता हूँ। अभी आपको बताऊँ, नेक्स्ट वीक अभी जो आने वाला शिवरात्रि है, 4 दिन के बाद नगर में, गांव में, उस एक आदमी का मैंने मैं प्रोत्साहन करके वहाँ गौशाला का ओपनिंग है। करजत में आगे होने वाला है, अगले 1.5 महीने 2 महीने में वहाँ पे गौशाला का ओपनिंग कर रहे हैं। तो मैं, हमारे जो क्लाइंट्स है, संस्था वाले, उनको प्रमोट करती कि आप गौशाला खोलो, गाय की सेवा करो। भगवान गाय को, भारत में गाय को पूरा 33 कोटि देव गाय के अंदर बताए जाते हैं। तो उतना जितना हो सकते हैं मैं उसको सेवा करने को भी प्रेफरेंस देता हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं एजुकेशन को देता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन बहुत ही खराब, मतलब एक वीकर सेक्शन से मैं आया हूँ, गरीब से। तो मैं जितना हो सकते एजुकेशन में बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। हमारे यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, वो अनाथ आश्रम चलाते बच्चों का। वहाँ के उनके पास अभी 46 बच्चे हैं। तो उनका भी जितना होता है एजुकेशन, रहने का, खाने का, जितना हो सकता है अफोर्डेबल, आप उनको भी सेवा करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप बोलेंगे सेक्टर एक आधा पर्टिकुलर, तो गौशाला और एजुकेशन फील्ड में अपन सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अपन टेक्निकल सेमिनार लेते हैं, सेमिनार बच्चों को क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ये भी करते हैं। स्पेशल हमने मातृ दिवस, मातृ पूजन दिवस सेलिब्रेट करते हैं कि माँ हर एक की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है। माँ, माँ के सिवा कोई कुछ भी नहीं है। जैसे बोला कि माँ अगर है दुनिया में तो सब कुछ है। उसकी सेवा कैसे करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को प्रमोट करते हैं कि आप माँ को अपने, उनको सेवा करो, उनको भगवान मानो और उनकी सेवा करो। ये एक कंसेप्ट है। ये 3 फील्ड में सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता हूँ। बहुत बढ़िया बाकी सर। कविता में बोलेंगे तो हमने माँ के ऊपर एक, बहुत सारे, मैंने कम से कम मैंने 110 कविता माँ के ऊपर लिखी है मैंने। क्या बात है, क्या बात मेरी प्रेरणा माँ है, तो मैं माँ के ऊपर लिखता हूँ। अभी जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारा गौशाला का जो सपोर्ट चल रहा है, उनको जोड़ना भी चल रहा है। गौशाला को एक साथ करेंगे, उनको डेवलप कैसे कर सकते हैं, गाय का सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी चल रहा है। इसके बाद खुद का जैसे बोलेंगे प्रोफेशनली, तो हम हर एक सिटी में, अभी मेरे प्रोजेक्टेड 5 सेमिनार है, हर एक सिटी में हम सेमिनार लेते हैं कि एनजीओ को साथ में कैसे लाया जाए, उनको एडवाइस कैसे जाए, उनके काम काज कैसे किया जाता है। एक बात बताना चाहूंगा मैं कि नियर अबाउट 150 ट्रस्ट है, जो चर्च, सॉरी, मस्जिद है। मैंने आज तक 150 के आसपास मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करवाया है। बहुत सारे देखेंगे अपन इंडिया में, ठीक है, धर्म बाजू में रखो, उसमें हर एक धर्म में कुछ अच्छे लोग होते, बुरे लोग होते, लेकिन बहुत सारे मस्जिद ऐसे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो आज मेरे ख्याल से 150 के आसपास मस्जिदों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको ऑडिट कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी वो मस्जिद ऑथोराइज हो जाती है और उनको रिकॉर्ड मिलता है। वो अच्छे लोग, करने वाले भी लोग हैं अच्छे, जो समाज सेवा करते हैं, जो धर्म में वो काम करते हैं। ऐसे नहीं कि सब बुरे होते। कुछ लोग बोलते कि ये धर्म खराब है, कोई धर्म खराब नहीं होता। हर एक धर्म अपने बनाया, लोगों ने बनाया हुआ है, ये सोच के वो करते। तो आप जितना अच्छा काम करोगे, समाज सेवा करोगे, वो अच्छा रहता है। आपको एक बताना चाहूंगा, आज मेरे पास मेरा नाम कम से कम 115 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम है। अलग अलग, इंडिया बुक है, एशिया बुक है, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड है, अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड है। ऐसे अलग अलग बुक ऑफ रिकॉर्ड में 115, जो शायद किसी का नहीं है भारत में, उतना मेरा बुक ऑफ रिकॉर्ड, मेरा नाम है, रजिस्टर है। ये सब समाज सेवा, एक तो 2,1500 से ज्यादा एनजीओ, ट्रस्ट, ट्रस्ट है, उनकी सेवा करते हैं, उनको ऑडिट करते हैं। ये सब रिकॉर्ड मेरे पास है। बहुत बढ़िया सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है आपसे मिलकर के कि जैसे होता है ना गागर में सागर, वैसी वाली आपकी स्थिति है कि मतलब आपने जितना कुछ बताया, मुझे लगता है कि एक शख्स के बस का ये वो काम है नहीं। मतलब ये जितने भी आपने अचीव की है चीजें, वो मुझे लगता है कि 8 से 10 लोग अगर मिलके करेंगे
तो ही जाकर के ये सारी चीजें अचीव होंगी। सर बहुत मजा आया आपसे बात करने में, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें सुन के बहुत प्रेरणा लोगों को मिलेगी, खासतौर से ऐसे लोग को जो लोग एनजीओ खोले हैं, या फिर जो लोग इस तरह से समाज सेवा करने का प्लान कर रहे हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि हमें गाइड चाहिए या गाइडेंस चाहिए। तो मुझे लगता है आपसे बात करके जो चीज मुझे समझ में आई कि ऐसे लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपकी ये सारी चीजें सुन करके। सर कृषि भूमि में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया, धन्यवाद।